हेलो दोस्तों, आज हम रानी की अनोखी शर्त की कहानी सुनने वाले हैं। इससे पहले हमने जो बोली रानी के दो बोल की कहानी सुन ली है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इस कहानी को सुनने से पहले उन दोनों कहानियों को जरूर सुनिएगा ताकि इस कहानी में आपको ज्यादा मजा आए। चौबोली के दो बोल बोलने के बाद राजा चौबोली के महल की खिड़की से बोला, 2 घड़ी रात तो कट गई, अब तू ही कोई बात कह ताकि तीसरा प्रहर भी कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे, मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, आप हुकारा देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण व एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने एक साथ रवाना हुए। कई दूर रास्ता काटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। अतः अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापसी में जो यहाँ पहले पहुंच जाए वो दूसरे का इंतजार करे। ऐसी सलाह कर दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ा। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सलाह दी कि जवाई जी के साथ आए नाई को खातिर में कोई कमी ना रह जाए, वरना यह हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी बहुत उल्टी सीधी बातें करेगा और इसकी बढ़िया खातिर करेंगे तो यह वहां जाकर हमारी तारीफों के पूरे गांव में पुल बांधेगा, इसलिए इसकी खातिर में कोई कमी ना रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़ नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी। वे अपने जवाई को पूछे या ना पूछे, पर नाई को हर काम में पहले पूछे। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई। साहूकार का बेटा अपनी ससुराल में मायूस और नाई उसे देख अपनी मूछ मरोड़े। यह देख मन ही मन दुखी होकर साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार के पुत्र से मजाक करते चले कि ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही कि जवाई की। जैसे जैसे नाई ये डायलॉग बोले वैसे ही साहूकार का बेटा मन ही मन जल भूल गया। पर नाई को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था, उसने तो अपना डायलॉग बाजी जारी रखी। ऐसे ही चलते चलते काफी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने इसी मनुहार वाली बात पर गुस्सा कर अपनी पत्नी को छोड़ नाई को साथ लेकर चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया। पर वह रास्ता भटक गई, किसी और अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालन का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालन से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। मालन अपने बगीचे में फूलों से माला यादी बनाकर राजमहल में सप्लाई करती थी। अब मालन फूल तोड़कर लाए और साहूकारनी नित नई डिजाइन के गजरे, मालाएं आदि बनाकर उसे राजा के पास ले जाने हेतु दे देती। एक दिन राजा ने मालन से पूछा कि आजकल फूलों के इतने सुंदर डिजाइन कौन बना देता है? तुम्हें तो ऐसा बनाना आता ही नहीं। मालन ने राजा को बताया कि हुकुम, मेरे घर एक स्त्री आई हुई है, बहुत गुणवंती है, वही ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरियां जानती है। राजा ने हुक्म दे दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करे, साहूकारनी ने बहुत मना किया पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। सो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर आसक्त हो गया। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई नहीं थी। सो राजा ने हुक्म दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान है, मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और मुझे छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। अतः साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने हेतु 6 माह का समय तो दीजिए। राजा ने समय दे दिया, साथ ही उसके रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते पर एक एकांत महल दे दिया। साहूकारनी रोज उस महल के झरोखे से आते जाते लोगों को देखती रहती। कहीं कोई ससुराल या पीहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो संदेश भेज सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण पुत्र को बताई।
ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई कि बावली बुझ, नाई की खातिर ज्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती थी, ऐसे कोई पत्नी को छोड़ जाता है। और दोनों उसे लेने वापस चले। तलाश करते करते वे दोनों भी उसी नगर में पहुंचे। साहूकारनी ने महल के झरोखे से दोनों को देख लिया। तुरंत ही उसने उन दोनों को बुलाने आदमी भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह कराई। राजा को भी पता चला कि उसका ब्याहता आ गया है, तो उसने भी अपने पति के साथ उसे जाने की इजाजत दे दी और साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। कहानी पूरी कर खिड़की ने राजा से पूछा, हे राज, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समंदर दूर तक फैली है। अब आप बताइए कि इस मामले में भलवंसाहत किसकी, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोला, इसमें तो साफ है, भलवंसाहत तो साहूकार के बेटे की, जिसने छोड़ी पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चौबोली के मन में तो मानो आग लग गई हो। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय कर प्रसिद्ध हुआ है? साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी भलवंसाहत? भलवंसाहत तो साहूकार की पत्नी की थी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद साहूकार ने छोड़ दिया था और उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद वह नहीं मानी और अपने धर्म पर अड़िग रही। धन्य है ऐसी स्त्री। राजा बोला, हे चौबोली जी, आपने जो न्याय किया वही न्याय है। बजारे ढोली ढोल, चौबोली बोली तीजो बोल, और ढोली ने नगारे पर जोर से घे 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 करके 3 ठोक दी। आगे राजा विक्रमादित्य चौबोली को चौथा बोल कैसे बुलाते हैं वो सुनने के लिए आपको कहानी का चौथा पार्ट सुनना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।